दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, तो वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। अब गौरतलब यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। झारखंड की बात अगर की जाए तो वहां 5 जनवरी 2025 को सदन का कार्यकाल खत्म होगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में नामांकन करने की तारीख 20 अक्टूबर तय की है। वहीं इसकी आखिरी तारीख 29 अक्टूबर रखी गई है और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया। 13 नवंबर को 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव नहीं होगा। इसके साथ ही 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। केरल की 9 सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अब ऐसे में सियासी दलों ने कमर कस ली है और तैयारियों में लग चुके हैं। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ 13 राज्यों में उपचुनाव भी कराए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों, कल सुबह खबर आई कि चुनाव आयोग 3:30 बजे के बीच में कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीख ही बताएगा, लेकिन एक दिन पहले ही इसे लेकर बीजेपी नेता ने सब कुछ बता दिया, जिससे अब विपक्षी दल भड़क उठे हैं। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाता रहा है। अब एक बार फिर चुनाव आयोग सवालों के निशाने पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इसकी खबर पहले कैसे मिल गई। झारखंड से जेएमएम नेता मनोज पांडे ने ये सवाल खड़े किए हैं। पांडे ने पूछा है कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को ये कैसे पता चल गया कि मंगलवार को चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर रहा है। हेमंता बिस्वा ने क्या कहा, जरा सुनिए। कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद काल परसों। तो दोस्तों, अब वहीं इसके बाद मनोज पांडे का भी बयान सामने आया है। मनोज पांडे का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, तैयार तो हम हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, क्योंकि हम जनहित के काम करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट होता है वो धरातल पर उतरता है। जन सेवा के माध्यम से राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलेगा झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार में। तो उसके माध्यम से हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। अब इसके साथ ही जेएमएम ने इसी मुद्दे को लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जहां एक और पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर चुनाव तारीखों के बारे में पहले ही सब कुछ पता होने का आरोप लगाया। तो वहीं साथ में ये भी कहा कि बॉस ने सब सेट कर दिया है। क्या सीन है, इसी आई कुछ कहिए सवाल चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं कि आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा को पहले से ही ये खबर कैसे हो गई कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब हो रहा है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड महाराष्ट्र में 23 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे, तो वहीं अब जम्मू कश्मीर, जहां 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम सामने आए थे, वहां सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला शपथ ले रहे हैं। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आर्टिकल 370 हटने और पूर्ण राज्य के दर्जा खत्म होने
कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जम्मू कश्मीर की ये पहली सरकार होगी। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बनेंगे। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया, जिसकी जानकारी उमर ने खुद अपने एक्स अकाउंट से दी। अब इस समारोह के लिए पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, एनसीपी एसीपी शरद पवार जैसे नेता शामिल होंगे। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के साथ 10 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, जिसमें कांग्रेस से 2, सीपीएम से 1, बाकी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से होंगे। बता दें कि आप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम कर लिए हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने किए हुए वादों को उमर अब्दुल्ला कितना पूरा कर पाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहली निर्वाचित सरकार होगी। नजरें इस बात पर भी होंगी कि कश्मीर से कितने मंत्री बनेंगे और जम्मू कश्मीर से कितने। तो नजरें 16 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक पर भी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में तस्वीर साफ होगी। तो किस दल को मिल सकती है कितनी सीटें, जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। अब इस बीच महाविकास आघाड़ी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि महाविकास आघाड़ी का जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी आधिकारिक बैठक आज शाम 5 बजे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में होगी। आपको यह भी बता दें कि इस सीट बंटवारे में कांग्रेस को 105 से 110 सीटें, शिवसेना यूबीडी को 100 से 105, तो वहीं एनसीपी शरद पवार को 75 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है। इसे लेकर आज शाम को महाविकास आघाड़ी कॉन्फ्रेंस पर आधिकारिक रूप से सीटों के बंटवारे का ऐलान कर सकती है। सीट बंटवारे के आधिकारिक ऐलान के बाद तीनों ही दल फिलहाल इन सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे से लेकर चुनाव की तैयारियों में एनडीए से आगे निकलता दिखाई दे रहा है। वैसे में महाराष्ट्र चुनाव में अब इस बार तीखा टकराव दिखाई दे सकता है। इसके संकेत मिलते भी दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं टकराव के हालात जेसीपी की बैठक में भी दिख रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर जेसीपी में चर्चा चल रही है, लेकिन जेपीसी की बैठक में सत्ता पक्ष के सदस्यों की टिप्पणियों को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ है। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, जिससे केंद्र सरकार भी बैकफुट पर है। हालांकि विवाद को शांत करने के लिए ही इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया, लेकिन अब वहां भी मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बैठक में लगातार विवाद हो रहा है और यह विवाद इतना बढ़ गया है कि विपक्षी सांसदों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के एक सदस्य ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले भी विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया था। बैठक के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, दिलीप शौकिया, अभिजीत गांगुली और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के गौरव गोगोई के बीच तीखी बहस देखने को मिला। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने को लेकर इन लोगों में तीखी बहस भी हुई। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ही नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों का आरोप है कि विपक्षी सांसद अध्यक्ष को ही बुरा भला कह रहे थे। दरअसल 14 अक्टूबर को कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मनी पप्पाड़ी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा दिया था। इस पर ही विपक्ष आपत्ति जता रही है। लगातार 2 दिन तक बैठक में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है। अब ऐसे में विपक्ष क्या रणनीति बनाएगा, ये देखना दिलचस्प वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आपको खबर कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।